जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में संतान सुख एक अनमोल एहसास है, सुखद अनुभव है। शादी के बाद हमारे यहाँ, हमारे देश में हर दंपति की इच्छा होती है कि उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे। यह सिर्फ परिवार बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि जीवन में प्रेम, जिम्मेदारी और संतोष का प्रतीक है। परंतु कई बार विवाह के बाद भी संतान प्राप्ति में विलंब हो जाता है। ऐसे में मन में अनेक सवाल उठते हैं। क्या समय पर संतान होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी संतान का सुख मिलेगा ही नहीं? ज्योतिष शास्त्र हमें यह समझने का रास्ता देता है कि ग्रहों की स्थिति, स्पेशली आपका जो पंचम भाव है और गुरु की शक्ति और अन्य कारकों के आधार पर संतान योग का अध्ययन कैसे किया जाए। पंचम भाव जो संतान का मुख्य घर है, वहीं गुरु ग्रह को संतान का कारक माना गया है। यदि ये दोनों शुभ अवस्था में है, शुभ स्थिति में है, तो संतान का योग बनता है। और यदि इन पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है या अशुभता का प्रभाव है, तो संतान में देरी या बाधा आ सकती है। मन की पीड़ा को समझते हुए ये जानना आवश्यक है कि संतान सुख केवल भाग्य पर निर्भर नहीं है, बल्कि विश्वास, धैर्य, मानसिक संतुलन और उचित उपायों से इसे प्राप्त किया जा सकता है। इस यात्रा में सकारात्मक सोच और सही मार्गदर्शन सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। अब इसको समझने के लिए हम बात करते हैं कि कुंडली में संतान योग को पहचाने कैसे। देखिए, संतान योग पहचानने के लिए सबसे पहले समझना होता है पंचम भाव को, पंचमेश को, जिसे पंचम का स्वामी भी कहा जाता है, और गुरु बृहस्पति की स्थिति को। यह तीन प्रमुख स्थितियां हैं, पंचम भाव, पंचमेश और गुरु बृहस्पति। इनकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है संतान के कारक तत्व में या संतान के होने पे। यदि पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, पंचम का जो स्वामी है यानी पंचमेश मजबूत स्थिति में होता है, तो संतान का सुख का योग बनता है। वहीं अशुभ ग्रहों से प्रभावित पंचम भाव संतान में बाधा लेकर आता है। गुरु बृहस्पति को संतान का प्रमुख कारक माना गया है। यदि गुरु पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं या पंचमेश से यानी पंचम भाव के स्वामी से संबंध रखते हैं, तो संतान सुख में मदद मिलती है। गुरु की महादशा और गोचर भी संतान प्राप्ति का समय तय करते हैं। लगन और लग्नेश का बल भी आपके संतान योग में मदद करता है, क्योंकि लग्नेश देखिए वो शुभ स्थिति में है और पंचम के स्वामी से जुड़ा है, तो संतान सुख निश्चित माना जाता है। साथ ही साथ जो छोटे छोटे कैलकुलेटिव पॉइंट्स होते हैं, जैसे बीज स्फुटा या क्षेत्र स्फुटा, यह सूक्ष्म बिंदु भी संतान योग के संकेत को प्रबल करते हैं या संतान सुख कब प्राप्त होगा उसकी तरफ इशारा करते हैं। देखिए, हमने लग्न से तो स्थिति देख ली, लेकिन चंद्र राशि से भी पंचम भाव का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपकी मानसिक शांति और भावनाओं से जुड़ा होता है। कई बार पंचम भाव की स्थिति ठीक ना हो, लेकिन चंद्र से शुभ प्रभाव मिलने पर भी संतान सुख मिल जाता है। नवम भाव जो आपके भाग्य का होता है, सप्तम भाव जो आपके विवाह का होता है, और द्वितीय भाव जो आपके पारिवारिक विस्तार का प्रतीक है, इन भावों की शुभता भी संतान योग पे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। संतान होगी या नहीं होगी केवल पंचमेश नहीं, इन सारे ग्रहों की, इन सारे भावों की स्थिति पर भी निर्भर करती है। इसलिए कुंडली का समग्र विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। अब केवल हम लग्न पत्रिका की ही बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका नवांश जो कि आंतरिक स्तर पे अंदर की जो चीजें हैं, कैसे ग्रहों का प्रभाव उच्च का हो रहा है या नीच का हो रहा है, वो आपका नवांश बताता है। तो नवांश की जो स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो नवांश और सप्तांश, सप्तांश जो कि आपकी संतान सुख का, आपके संतान से रिलेटेड भाव का वर्ग है, सप्तांश कुंडली में भी पंचम भाव और उससे संबंधित ग्रहों का विश्लेषण बहुत आवश्यक है। संतान सुख से जुड़ी कुंडली का विश्लेषण करते समय, जैसे हमने आपको बताया कि संतान सुख से जुड़ी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए जैसे लग्न से देखते हैं, वैसे चंद्रमा से पंचम भाव का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि वो आपकी मानसिक स्थिति, भावनाएं, विश्वास, ऊर्जा, इन सब पर सीधा प्रभाव डालता है। तो लग्न से पंचम भाव की स्थिति आपने देख ली, तो चंद्र से पंचम भाव की स्थिति को भी देखिए और पंचमेश को भी देखिए।
देखें और साथ ही साथ ये देखें कि गुरु बृहस्पति का इन सब से कैसे संबंध बन रहा है या गुरु बृहस्पति इनको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इन सब का प्रभाव संतान सुख मिलने की संभावना को काफी बढ़ा देता है। कई बार जन्म कुंडली में पंचम भाव या पंचमेश कमजोर होते हैं, फिर भी चंद्रमा से अगर पंचम भाव की स्थिति अच्छी है तो संतान प्राप्ति के योग अच्छे बन जाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि केवल पंचमेश या पंचम भाव को ही देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी और जो कुछ भाव है जिनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया, साथ में आपकी वर्ग कुंडली जिसमें हम नवांश और सप्तांश कुंडली का अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखिए नवांश जैसे मैंने आपको बताया कि वो सूक्ष्म स्थिति को बताता है, वो ये बताता है कि अंदर का डीप इम्पैक्ट क्या है। और चूंकि सप्तांश सीधे संतान सुख से जुड़ी हुई है तो वो आपको बताएगी कि संतान के जन्म का समय कब हो सकता है और कब स्थिति इस प्रकार बन रही है जिसमें आप कुछ उपाय करके चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके नवांश में और सप्तांश में भी पंचम भाव की और पंचमेश की स्थिति देखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यह आपके संतान योग को प्रबल करता है। लग्न में अगर स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन अगर सप्तांश और नवांश में स्थिति अच्छी हो जा रही है तो वो संतान योग को प्रबल कर देती है। इसी का उल्टा होता है कि अगर लग्न में स्थिति बहुत मजबूत है लेकिन सप्तांश और नवांश में जाके पाप दृष्ट हो जा रही है, स्थिति कमजोर हो जाती है, संतान योग में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ डिले हो सकते हैं। इसलिए इन सारे भावों का, इन सारी वर्ग कुंडली का पूर्ण रूप से विश्लेषण करके ही समझा जा सकता है कि जीवन में संतान योग के क्या क्या समय, मतलब कौन कौन से समय पे आने वाला है योग, और योग में कौन सी बाधा आ सकती है या योग कितना प्रबल है या कितना उसमें प्रॉब्लम्स हैं। देखिए अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि किन किन भावों का, किन किन ग्रहों का हमें अध्ययन करना चाहिए। अब इसमें एक और चीज समझने वाली बात यह है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो संतान सुख में बाधा डालते हैं। देखिए शनिदेव की अगर हम सबसे पहले बात करें, वो विलंब के कारक हैं। राहु भ्रम देते हैं और मानसिक तनाव देते हैं। केतु आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव लेकर आते हैं। और साथ ही साथ मंगल देव जो विवाद, असंतुलन और तीक्ष्ण ऊर्जा उसका कारण बनते हैं। ये जो चारों ग्रह हैं, यदि यह ग्रह पंचम भाव या पंचमेश को प्रभावित करते हैं तो संतान सुख में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। कुंडली में राहु का पंचम भाव में होना या शनि की दृष्टि या पंचमेश का नीच हो जाना या गुरु का निर्बल हो जाना या नवांश और सप्तांश में दोनों ही, ये सारी चीजें मिला के संतान प्राप्ति में बाधा डाल सकते हैं। इसके अलावा मानसिक असंतुलन, नकारात्मक सोच और अशुभ दशा भी संतान सुख में समस्या उत्पन्न कर सकती है। विवाह के बाद वर्षों तक प्रयास करने के बावजूद संतान ना होना दंपति के लिए मानसिक तनाव का कारण बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। ज्योतिषीय उपायों के साथ साथ धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच से इन बाधाओं को पार किया जा सकता है। ग्रहों की स्थिति चाहे जैसी भी हो, हमारे ज्योतिष में, हमारे वैदिक धर्म में उपाय दिए गए हैं जिससे हम इनकी ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं और जो प्रभाव, जो बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, उनके प्रभाव को थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से ये उपाय कर सकते हैं उनकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे दशा और गोचर की। देखिए आपने ये समझ लिया कि ग्रह कौन से होते हैं, भाव कौन से होते हैं संतान सुख की प्राप्ति के। उसके साथ साथ हमने यह समझ लिया कि कौन से ग्रह हैं जो बाधा डालते हैं। लेकिन कोई भी संतान योग, कुंडली में जो भी योग बनता है उसको जो परिणाम स्वरूप लेके आता है वो लेकर आती है दशा और गोचर। तो यह समझने की जरूरत है कि दशा और गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए संतान सुख मिलने का समय केवल ग्रहों की स्थिति से ही नहीं बल्कि दशा और गोचर से तय होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव पंचमेश, नवम भाव नवमेश, गुरु या लग्नेश की महादशा चलती है तब संतान का योग सक्रिय हो जाता है या होने लगता है। विशेष रूप से यदि पंचम स्वामी की महादशा चल रही हो तो संतान प्राप्ति के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। ऐसे समय में
अगर अंतर्दशा का सहयोग मिल जाए, अंतर्दशा अच्छे ग्रह की आ जाए, तो संतान सुख जल्दी मिल सकता है। इसके अलावा नवमेश यानी नवम का स्वामी या गुरु की महादशा भी संतान योग को मजबूत करती है, क्योंकि यह ग्रह भाग्य विस्तार और पोषण से जुड़े हुए हैं। सिर्फ दशा ही नहीं, ग्रहों का गोचर भी संतान सुख के समय को प्रभावित करता है। शनि गुरु मंगल चंद्र का गोचर पंचम भाव, पंचमेश, नवम भाव या नवमेश, यह चारों ग्रह का प्रभाव संतान योग को सक्रिय कर देता है। इसको आपको इस तरीके से समझने की जरूरत है, जैसे सबसे महत्वपूर्ण जिसे हम बोलते हैं डबल ट्रांजिट, यानी शनि और गुरु की दृष्टि एक साथ जब किस भाव पे पड़ती है तो वो भाव एक्टिवेट हो जाता है। उसे हम संतान प्राप्ति के योग में या विवाह के योग में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, ये जो डबल ट्रांजिट होता है। तो जब संतान प्राप्ति की हम बात कर रहे हैं तो शनि का गोचर पंचम या नवम भाव पर अगर पड़ता है तो यह माना जाता है कि 9 महीने के भीतर संतान प्राप्ति का समय बन सकता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर गुरु का गोचर भी पंचम भाव पे पड़ रहा है तो संतान योग के संभावना और प्रबल हो जाती है। अब इसमें अगर हम और डिटेल में जाए तो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि इन दोनों प्रभावों के साथ, इन शनि और आपके गुरु ग्रह के प्रभाव के साथ साथ, इनके डबल ट्रांजिट के साथ साथ अगर मंगल का गोचर भी उस भाव को दृष्ट कर रहा है तो 75 दिनों के भीतर आपको शुभ समाचार मिल सकता है। और अगर हम संतान के जन्म के समय की अगर बात करें, जैसे हमारे पुराणिक ग्रहों में लिखा गया है, तो इन 3 ग्रहों के साथ साथ अगर हम चंद्रमा के गोचर पे भी विचार कर लें तो यह आपको एक सूक्ष्म परिणाम देगा, सूक्ष्म समय दे देगा कि किस समय आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। इस तरीके से दशा गोचर की सही स्थिति से संतान सुख का समय समझा जा सकता है। इसलिए कुंडली का गहराई से अध्ययन किया जाता है। आपको एक कंपोजिट मेथड, मतलब केवल एक भाव नहीं देखना है, एक ग्रह नहीं देखना है, एक कंपोजिट एनालिसिस होता है, कुंडली का गहन अध्ययन होता है जिसमें आप भावों को, ग्रहों को, वर्ग कुंडली को और साथ के साथ दशा और गोचर को देखते हैं कि किस प्रकार से ये संतान की प्राप्ति में आपको मदद कर सकता है। इसलिए कुंडली का गहराई से अध्ययन कर उचित समय पर पूजा उपाय और मानसिक तैयारी करके संतान प्राप्ति का मार्ग आसान बनाया जा सकता है। विश्वास रखें कि समय आने पर ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगा ही। इस भाव के साथ हम बात करते हैं अब कुछ प्रभावी उपायों की। देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये हर दंपति के दिमाग में रहता है कि कब हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं संतान सुख पाने के लिए प्रभावी कुछ उपाय जिन्हें हम कर सकते हैं। देखिए, कई बार ग्रहों की स्थिति होती है या भावों की स्थिति होती है जिसकी वजह से संतान में देरी होती है, लेकिन कुछ आसान और प्रभावशाली उपायों को अपनाकर आप सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं और संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस बारे में ना विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार से हम ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले गुरु बृहस्पति की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है संतान सुख के लिए। गुरुवार के दिन पीले फूल चढ़ाकर गुरु बृहस्पति का ध्यान करें और निम्न मंत्र का जाप करें। देवानां च ऋषिणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतम। इसके साथ ही आप ये मंत्र भी जाप कर सकते हैं, ब्रह्म बृहस्पतये नमः। यह दोनों मंत्र गुरु बृहस्पति के हैं जो संतान सुख की प्राप्ति में आपको मदद करेंगे, आपकी ऊर्जा को सही रूप से संतुलित करेंगे। गुरु की पूजा के साथ साथ गुरुवार के दिन गुड़ का दान करना ना भूले। ऐसा करने से गुरु ग्रह बलवान होता है और संतान सुख में मदद मिलती है। इसके बाद एक बहुत और प्रभावशाली उपाय है भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी बाल गोपाल की पूजा का। माना जाता है कि बाल गोपाल की पूजा से गोद जल्दी भरती है। आप रोजाना पूजा करके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। सच्चे मन से यह जाप करने से भगवान की कृपा से संतान सुख जल्दी प्राप्त हो सकता है। मातृत्व सुख पाने के लिए एक और प्रभावी उपाय हम कर सकते हैं स्कंद माता की आराधना का। स्कंद माता संतान सुख देने वाली होती है।
को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके आप मातृत्व सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही नवग्रह शांति भी संतान सुख में बहुत सहायक मानी जाती है। किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेके घर या मंदिर में हवन और अभिषेक करवा सकते हैं। इससे ग्रहों की अशुभता दूर होती है और संतान सुख प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह कुछ सरल उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल जो उपायों की अगर मैं बात करूं जो संतान सुख प्राप्ति में आपको मदद कर सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार होंगे कि जैसे आप गाय माता की सेवा करें। गाय माता की सेवा करना संतान सुख पाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। उसके साथ साथ आप अपने खाने का एक हिस्सा, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि खाने के समय, खाने बनाने के समय गाय पहली जो रोटी है वो गाय माता के लिए निकाली जाती है। तो इस प्रकार से अपने खाने का जो पहला हिस्सा आप गाय माता के लिए निकाल रहे हैं, वो आपके संतान योग को, आपके गुरु बृहस्पति की स्थिति को बहुत अच्छा कर सकता है। साथ ही साथ गेहूं के आटे में भीगे चने की दाल और हल्दी मिलाकर रोज गाय माता को भी खिलाना बहुत लाभकारी हो सकता है। इससे संतान सुख की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह पशुओं को भोजन कराना भी पुण्य का काम होता है। इसके अलावा आप पीपल पर जल चढ़ा भी सकते हैं और साथ के साथ वहां दिया लगाना भी संतान सुख की प्राप्ति में बहुत लाभकारी होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि रविवार के दिन को छोड़ के ही जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें। यह जो प्रार्थना है आपके मानसिक शांति को बढ़ाएगी और संतान सुख की संभावना को भी प्रबल करेगी। दान और उपवास संतान सुख पाने का सबसे अच्छा माध्यम है। गुरुवार के दिन जरूरतमंदों को गुड़ या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करें, पीला वस्त्र पहने, पीला भोजन करें और पूरा दिन शुद्ध मन से व्रत रखें। इससे ग्रहों की अशुभता कम होती है और संतान सुख का योग बनता है। इन सभी उपायों को अपनाकर आप न केवल ग्रहों की अशुभता को दूर कर सकते हैं, बल्कि अपने मन में विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा भी भर सकते हैं। धैर्य, प्रार्थना और सही उपायों से संतान सुख अवश्य प्राप्त होती है। बस सच्चे मन से प्रयास करें, सच्चे मन से भगवान को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें, उनकी कृपा जरूर आपको प्राप्त होगी। अंत में बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि संतान सुख जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कई बार ग्रहों की स्थिति या मानसिक तनाव या अन्य कारणों से इसमें देर हो सकती है, लेकिन सही समय पर सही उपाय और सकारात्मक सोच से संतान सुख प्राप्त करना पूरी तरीके से संभव है। पंचम भाव पंचमेश गुरु बृहस्पति लग्नेश नवांश और सप्तांश का अध्ययन करके आप अपनी कुंडली की स्थिति समझ सकते हैं। साथ ही जो मैंने आपको उपाय बताए, जैसे गुरुवार की पूजा, बाल गोपाल की आराधना, स्कंद माता की पूजा और गाय की सेवा, दान और व्रत जैसे उपाय आपके जीवन में शुभ ऊर्जा का संचार करेंगे और संतान सुख पाने का रास्ता खोलेंगे। धैर्य और विश्वास आपके लिए सबसे बड़े साथी हैं इस समय। मन को स्थिर रखिए, नकारात्मकता से दूर रहिए और हर दिन प्रार्थना व साधना के साथ सकारात्मक कदम बढ़ाइए। ग्रह चाहे जैसे भी हों, भगवान की कृपा और आपके प्रयास से संतान सुख अवश्य मिल सकता है। आपके घर में खुशियों की किलकारियां गूंजे, यही शुभकामना है। आपके मन में विश्वास रखिए, संतान सुख की दिशा में आगे बढ़िए। भगवान आपके जीवन को मंगलमय बनाए। हरि ओम।